यस, गुड मॉर्निंग। वर्किंग कैपिटल पार्ट 2 की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखो और उसके बाद इस लेक्चर को खोलना। उसका रीजन ये है कि पार्ट 1 में हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और कुछ क्वेश्चंस किए। पार्ट 2 में हम केवल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जिससे रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं, तो वो यहाँ रिपीट नहीं होंगे। राइट तो अगर किसी ने गलती से पार्ट 2 वाला ये लेक्चर खोल लिया है तो पार्ट 1 जस्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख ही जाएगा और उसके जस्ट आसपास ही आपको पार्ट 1 भी अवेलेबल हो गई। तो पार्ट 1 पहले देखना है और उसके बाद पार्ट 2 की तरफ जाना है। इस पार्ट 2 में हम आज क्या करने वाले हैं उसका एक शॉर्ट प्री कैप दे देता हूं मैं आपको कि इसमें कल जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे, कल हमने पढ़े थे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, वो तो कल पूरा 100% हो गया। कंपोनेंट मेथड हमने जो कल पढ़ा वो पूरा नहीं हुआ। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज वाला जो कंसेप्ट था उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप के सिचुएशंस डील होना बाकी है, वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम एक वो वाला क्वेश्चन करेंगे कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी एक उस टाइप का क्वेश्चन डील करने की कोशिश करेंगे। राइट तो चलो बिना किसी देर किए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और कंपोनेंट मेथड के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डील करते हैं। कंपोनेंट मेथड में हम आ रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 वैसे तो बेसिक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से ये क्वेश्चन हमें यहां पे हमारे डिस्कशन में शामिल करना पड़ रहा है। वो है ये सेल्स, इन्होंने 2 सेल दे दी, एक्सपोर्ट सेल और डोमेस्टिक सेल, और उन दोनों की प्राइस भी अलग अलग दी। राइट उसकी वजह से क्या होगा, डेटर 2 निकलेंगे, डोमेस्टिक वाले डेटर अलग निकलेंगे, एक्सपोर्ट वाले डेटर अलग निकलेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई खास ज्यादा दम नहीं था। 1-2 पॉइंट और है जो हम बाय द टाइम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से, इत्मीनान से आप मेरे साथ ही पढ़ोगे। The management of MNP Company Limited is planning to expand its business by and consult you to prepare an estimated working capital requirement and the record of the company reveals the following information। हमने देखा है कि क्वेश्चन की पहली लाइन में आपको ध्यान से ये पढ़ना है कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है या नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो हमें पता चला कि क्वेश्चन की पहली लाइन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, मतलब ये सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ बिजनेस है। तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बाय डिफॉल्ट अजम्पशन अप्लाई हो जाएगी कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल भी, WIP भी और फिनिश गुड्स भी। तो कॉस्ट शीट में वो ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेल इन्होंने बोला है डोमेस्टिक सेल 1 मंथ क्रेडिट पे है और एक्सपोर्ट सेल 3 मंथ क्रेडिट पे है। दोनों क्रेडिट पीरियड अलग अलग है, एक्सपोर्ट सेल का क्रेडिट पीरियड अलग है, डोमेस्टिक का अलग है। मतलब जब हम डेटास निकालते हैं तो डेटास के लिए डेटास कलेक्शन पीरियड जो है वो 1 नहीं है, 2 है। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे कि 3 से करेंगे, तो डाउट है। राइट डील करने की कोशिश करेंगे। फिर इन्होंने बोला सेल प्राइस जो है वो 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस है। समझेंगे इसका मतलब भी क्या है। मटेरियल कंज्यूम दिया है, मटेरियल यूज दिया है, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट 9 लाख। राइट तो इससे 2 इंफॉर्मेशन आ रही है, एक तो कॉस्ट शीट में जाएगी और इस सप्लायर की क्रेडिट पीरियड इन्होंने 2 मंथ दिया है तो इससे क्रेडिटर निकलेगा जब वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और कॉस्ट शीट के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ है और वेजेस का पेमेंट इतना है। राइट और ये सारी इंफॉर्मेशन एनुअल बेसिस पे तो कॉस्ट शीट में सीधी सीधी पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख दिया कैश। राइट तो कैश लिख दिया, इट मींस इसके अंदर नॉन कैश शामिल नहीं है। तो डिप्रीशिएशन की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस वाली कॉस्ट में वैसे भी डिप्रीशिएशन जुड़ा हुआ नहीं है और हम भी चाहते हैं कि डिप्रीशिएशन ना जुड़े। ठीक, लेकिन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 मंथ, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया, पेमेंट लेगिन पेमेंट है तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दिया है, पेड पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस है तो ये प्रीपेड बन जाएगा और प्रीपेड होगा तो करंट असेट का हिस्सा होगा। ठीक है, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 फॉल्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में इनकम टैक्स पे होगा, जो कि ये है एनुअल इनकम टैक्स।
राइट। एक इंस्टॉलमेंट अगले साल जाएगी, मतलब एक इंस्टॉलमेंट इस साल ड्यू रह जाएगी, इस साल ड्यू रह जाएगी, तो आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स नाम से यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% दिया है, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है इसका। इग्नोर WIP एंड डिप्रीशिएशन, ऑब्वियसली हम तो वैसे भी डिप्रीशिएशन इग्नोर ही करते हैं, इन्होंने WIP भी इग्नोर करने का बोल दिया है, क्योंकि WIP का पीरियड कहीं गिवन नहीं है। तो अगर यहाँ लो इग्नोर करने के लिए ना भी बोला होता तो पीरियड कहाँ है, तो पीरियड नहीं तो ऑटो इग्नोर हो जाता। ठीक। और आगे बढ़े, द कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का पीरियड है, तो इससे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स निकलेगा। एंड बिलीव्स इन कीपिंग 2,50,000 अवेलेबल टू इट, मतलब ये कैश इतना रखना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000 जो कि अभी तक यूटिलाइज नहीं किए, मतलब ये 2,50,000 का बैलेंस है, लेकिन वो 75,000 इंक्लूड करने के बाद है, तो ये इंक्लूड करने के बाद है, तो इसको हटा देंगे, 75,000 को हटा देंगे, तो बचा 175 विल बी योर कैश बैलेंस। अगर ये यूज कर चुके होते तो क्या करते, तो 2.5 लाख कैश में ले लेते, और ये हमारा करंट लायबिलिटी में ओवरड्राफ्ट नाम से 75,000 आ जाता। नेट इंपैक्ट वही आता, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता। ठीक है। द मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन ओपिनियन टू मेक 12% मार्जिन फॉर कंटिजेंसी, ये कब काम का है, A-B जब हम करते हैं तब काम का है। ये सारी चीजें जो जितनी भी बोल रहा हूं मैं, सारी चीजें A-B, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सब हम कल पार्ट 1 में देख चुके हैं, राइट। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि कोई वीडियो ये डायरेक्ट देख रहा है तो शायद उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, अगर आपके कंसेप्ट पार्ट में थोड़ी सी भी वीकनेस है तो पार्ट 1 पहले कवर कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो की तरफ आगे मूव करना। ठीक। आगे गए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो अब यहां पे हम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पार्ट में हम बनाएंगे कॉस्ट शीट इस एनुअल इंफॉर्मेशन को देखते हुए, और दूसरे पार्ट में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो कॉस्ट शीट बना लेते हैं। कॉस्ट शीट की हेडिंग हमेशा कॉस्ट शीट होती है। स्टेप 1, कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। अगर यही रुपीज थोड़े बड़े होते या क्वेश्चन इस फॉर्म में होता कि लैक्स में दिए हैं फिगर्स या करोड़ में दिए, तो हम यही लैक्स या करोड़ में आगे ट्रांसफर कर देते। ठीक। सबसे पहले शुरुआत होगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 9 लाख, तो ये 9 लाख रुपए यहां आ जाएगा। ठीक। प्लस इसमें जोड़ देंगे हम वेजेस, कितना है 7,20,000, तो 7,20,000 यहां जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। नॉर्मल है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं PC, राइट, 16,20,000। अब इसमें एड ऑन कर देंगे हम क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,80,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या एक्सपेंसेस 10,80,000। एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग का एडजस्टमेंट आएगा नहीं, क्योंकि वो हम इक्वल मान चुके हैं, इट्स नॉट फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। ठीक। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 16 और 10, ये हो जाएगा 27 लाख। करेक्ट। अब इसमें ऐड कर देंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि आपको दिया है 240, तो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,40,000। ठीक। ऐड यहीं कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ओवरहेड कितना 1,50,000, 1,50,000। तो ऐसे मिला के ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, एक मिनट बीच में एक आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इग्नोर आपको केवल WIP करने के लिए बोला, फिनिश गुड्स तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो यो COGS कर दो, राइट, प्लस इसमें कर दो आप सेलिंग ओवरहेड। हालांकि COGS ICAI व्यू के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा, तो इसी पे कैलकुलेट होगा, राइट। सेलिंग ओवरहेड कितना 1,50,000,
1,50,000। चलो, तो ये हो गया कितना, 29,40,000। 150 अगर इसमें और जोड़ देंगे हम तो 29,40,000 प्लस 1,50,000, तो इट्स कमिंग 30,90,000, जिसको हम बोलेंगे COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। करेक्ट। आप इन दोनों को एक साथ भी पार्टिसिपेट करवाते, दिक्कत कुछ भी नहीं है, राइट। ये एलिमेंट वैसे भी ऑथर्स व्यू के हिसाब से आना चाहिए, ICI व्यू के हिसाब से तो इसी पे कैलकुलेशन होनी है, ठीक है। चलो, स्टेप नंबर 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और स्टेप नंबर 2 जो है वो आपको क्या बता रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी का नाम, राइट। फिर स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब अब आपको पता है। यहां पे हेडिंग आ जाएगी करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स में जो भी होगा वो आ जाएगा, और फिर कुछ लाइन छोड़ के आ जाएगी करंट लायबिलिटीज, ठीक। अब एक एक इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हुए जाते हैं और उससे पूरा रोल प्ले करते हुए जाते हैं कि कहां कौन सी इंफॉर्मेशन करंट असेट में पार्टिसिपेट करेगी और कौन सी इंफॉर्मेशन करंट लायबिलिटी में पार्टिसिपेट करेगी। तो हम यहां पे देखते हैं सेल्स लिखा है और डोमेस्टिक सेल एट 1 मंथ क्रेडिट, इससे क्या निकलेगा, डेटर इज द पार्ट ऑफ करंट असेट। लेकिन डेटर भी अब 2 है, एक डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, तो हमें डेटर 2 लिखने पड़ेंगे। यहां पे डेटर ब्रैकेट में लिख देंगे हम डोमेस्टिक, और फिर एक और लिख देंगे डेटर और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपोर्ट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल डेटर लिखें और दोनों को जोड़ के बता दें और बची हुई कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में शिफ्ट कर दें, पॉसिबल, ऐसा भी किया जा सकता है। चलो, वर्किंग नोट की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जिसके लिए क्वेश्चन बोर्ड पर आया है वो है कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। वैसे डेटर्स की अगर हम बात करें तो डेटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर्स का फॉर्मूला एक बार जरा बोल के बताओ। डेटर्स इज इक्वल टू, बताओ, डेटर्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल की कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। इस वर्किंग कैपिटल टॉपिक में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, करेक्ट, क्योंकि हमें मार्जिन से लेना देना नहीं है। मल्टीप्लाई डेटर्स कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। लेकिन सवाल यह है कि डेटास कलेक्शन पीरियड डोमेस्टिक का अलग है और एक्सपोर्ट का अलग है। अगर ये दोनों सेम होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम पूरी सेल की कॉस्ट को, जो कि ये 30,90,000 है, ये पूरी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ही है। लेकिन अब ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल को बाइफरकेट करना पड़ेगा क्या, कि डोमेस्टिक के लिए कितना लगा और एक्सपोर्ट के लिए कितना लगा। उसका रीजन बस इतना सा है कि एक मल्टीप्लाई 1/12 होगा और एक मल्टीप्लाई 3/12 होगा। अगर दोनों का पीरियड सेम होता तो बाइफरकेशन की जरूरत थी ही नहीं, करेक्ट। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल जो है कितना, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स जो है वो है 30,90,000। अब इसको रेशियो में बांटना है कि डोमेस्टिक के लिए कितना होगा और एक्सपोर्ट के लिए कितना होगा। अगर ये रेशियो में बांट दिया हमने तो हमारा काम हो गया। डोमेस्टिक के लिए जो भी होगा वो मल्टीप्लाई 1/12 होगा और एक्सपोर्ट के लिए जो भी होगा वो मल्टीप्लाई 3/12 होगा, करेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल 30-90 को बाइफरकेट करना है। तो आप मुझे सोच के बताना कि अगर कोई प्रोडक्ट में मेरी कोई कॉस्ट है और उसमें मैं कोई मार्जिन जोड़ता हूं, सेल करने के लिए कोई मार्जिन जोड़ता हूं, और उस मार्जिन जोड़ने के बाद मान लो मेरी कोई भी सेलिंग प्राइस आती है, उस सेलिंग प्राइस में डोमेस्टिक को भी बेचता हूं और एक्सपोर्ट को भी बेचता हूं। अगर सेम सेलिंग प्राइस होती तो मेरा सेल का रेशियो और मेरा कॉस्ट का रेशियो दोनों सेम होता। अगर सेलिंग प्राइस सेम होती तो मेरा सेल रेशियो और कॉस्ट रेशियो सेम होता। लेट्स से कि मैंने 1 लाख की कॉस्ट अप्लाई की, राइट। 1 लाख को मैं 40% डोमेस्टिक को बेचूंगा और 60% मान लो एक्सपोर्ट को बेचूंगा। ये पहले से मैंने डिसाइड कर लिया, 40-60। तो ये ध्यान से सुनना कि 1,40,000 इसकी कॉस्ट है, 60,000 इसकी कॉस्ट है,
तो आप कोई भी मार्जिन दोनों में सेम परसेंटेज जोड़ो तो आपका सेल का रेशियो, जो कॉस्ट का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 4:6, यानी कि 2:3। मैं बोल रहा हूं आप जो परसेंटेज जोड़ना चाहो बस दोनों में सेम जोड़ना और क्रॉस चेक कर लेना कि आपके सेल का रेशियो भी 4:6 यानी कि 2:3 ही होगा। क्रॉस चेक कर लो, जो परसेंटेज मानना 20-20, 30-30, 40-40, लेकिन परसेंटेज सेम होना चाहिए। यानी कि यहां पे अगर हम देखें सेल का रेशियो अगर हम अप्लाई कर सकते हैं कॉस्ट पे, लेकिन दोनों की प्राइस सेम होनी चाहिए थी। अब यहां प्राइस अलग अलग है। डोमेस्टिक की प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस है, लेकिन एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस है। तो क्या हम इसको सेम प्राइस पर ला सकते हैं क्या फॉर द पर्पज ऑफ रेशियो ओनली? केवल रेशियो की कैलकुलेशन क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 10,80,000 मेरा 10% कम है, अगर मैं इसको डोमेस्टिक प्राइस के इक्वल बेचता तो 10,80,000 को डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करता, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 1080 डिवाइड बाय 90%, तो मेरी वो प्राइस आ जाती है जो नॉर्मल प्राइस है। मैंने 10% के डिस्काउंट के पहले वाली प्राइस निकाल ली, करेक्ट? ये नॉर्मल कैलकुलेशन में आती है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये आएगा 12 लाख, और अब 24 और 12 का रेशो आया 2:1, और यही रेशो कॉस्ट का भी रहा होगा क्योंकि अब दोनों इक्विवेलेंट प्राइस पे आ चुके हैं, करेक्ट? यानी कि इन दोनों को अगर हम रेशियो में बांटें तो ये रेशियो आएगा 2:1, जिसकी कैलकुलेशन आपको जरूर एग्जाम में दिखानी होगी। वर्किंग नोट, अगला वर्किंग नोट बना लो या इसी वर्किंग नोट के अगले पार्ट में शो कर दो, करना तो पड़ेगा श्योर। तो 2:1 में जब मैं बांटूंगा तो ये आएगा मेरा 20,60,000 और ये आएगा मेरा 10,30,000, करेक्ट? अब 20,60,000 को मल्टीप्लाई 1/12 कर दो और 10,30,000 को मल्टीप्लाई 3/12 कर दो। 20,60 मल्टीप्लाई 1/12 तो ये हो जाएगा 171,667 और ये होगा 10,30,000 मल्टीप्लाई 3/12 तो इट्स कमिंग 257,500। ठीक, इसको हम यहां लिख देंगे 171,667, 171,667 और 257,500, 257,500। तो एक ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी जिसके लिए मैंने क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिया। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, राइट? बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल है वैसा ही जैसा हमने सारे क्वेश्चंस किए। अब स्पीडली करेंगे, वर्किंग नोट की बजाय हम ब्रैकेट में प्रेजेंट कर लेंगे तो भी चलेगा। अब इन्होंने बोला मटेरियल यूज सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ्स, सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ है मतलब क्रेडिटर्स आएगा, तो इससे हम क्रेडिटर निकालेंगे। क्रेडिटर वैसे क्रेडिट परचेज पे आता है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक अगर सेम है, राइट? याद है ये कंसेप्ट, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अगर सेम है तो कॉस्ट ऑफ मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ परचेज दोनों क्या होगा? सेम। तो हम कंज्यूम को ही परचेज मान लेंगे, कितना? 9 लाख, 9 लाख इंटू 2/12 तो इट्स कमिंग 1,50,000। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग, आउटस्टैंडिंग सबका पीरियड दिया है इन्होंने। वेजेस का पीरियड हाफ मंथ, मैन्युफैक्चरिंग का पीरियड 1 मंथ, सब लेग इन पेमेंट है तो सब डिले हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं मतलब सब आउटस्टैंडिंग है। तो 720 इंटू 0.5/12, राइट? 1080 इंटू 1/12 और 240 इंटू 1/12, राइट? ऐसा हम करके आउटस्टैंडिंग निकाल लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 7,20,000 इंटू 0.5/12, हाफ मंथ है तो 720 इंटू 0.5/12 तो इट्स कमिंग 30,000। फिर आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे निकलेगा? 1080 इंटू 1/12, 1080 इंटू 1/12 बताओ कितना आ रहा है? 90,000। फिर आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम तो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा 240 इंटू 1/12,
अब नॉर्मल क्वेश्चन, जहां रुकना होगा वहां मैं रुकूंगा। अब नॉर्मल क्वेश्चन, 240 इंटू 1/12, 20,000। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है क्योंकि एडवांस में पे हो रहा है, तो सेल्स प्रमोशन 1,50,000 इंटू 3/12, पेड क्वार्टरली इन एडवांस, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 1,50,000 इंटू 3/12 करोगे तो आप आएगा 37,500। ठीक है, और आगे बढ़े हम। इन्होंने स्टेटमेंट में आगे और बोला है इनकम टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में है, एक इंस्टॉलमेंट अगले साल जाएगी तो एक इंस्टॉलमेंट बाकी रह जाएगी, तो आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, आउटस्टैंडिंग आईटी जो होगा, इस पे एक पॉइंट बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आईटी आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगा, 225 डिवाइडेड बाय 4, राइट, 225 को सीधा 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक इंस्टॉलमेंट आई 56,250 की, जो अगले साल चली जाएगी। फिर इन्होंने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बारे में भी बात की कि रॉ मटेरियल जो है वो और फिनिश गुड्स जो है वो 1 मंथ का रखेंगे हम, तो वही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 9 लाख इंटू 1/12 कितना, 75,000। और फिनिश गुड्स वैल्यू होता है किस पे, COGS, लेकिन एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एज पर ICAI व्यू 27 लाख इंटू 1/12, 2,25,000। और एक और आएगा कैश बैलेंस, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कैश बैलेंस आपको 250 का मेंटेन करना था, लेकिन 75,000 उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ओडी लिमिट, जो कि यूटिलाइज अभी तक नहीं है, तो 175 आ जाएगा कैश बैलेंस। फिर ए का टोटल, बी का टोटल, ए माइनस बी कर दोगे, ए माइनस बी करने के बाद आपका ये जो मार्जिन आएगा वो जोड़ दोगे। अब केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है, राइट, वो हम डायरेक्ट आगे भी बढ़ जाए तो चलेगा। ये ए का टोटल हो गया, ये बी का टोटल हो गया, फिर ए में से बी आप लेस करोगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा, इसमें सेफ्टी मार्जिन आप जोड़ दोगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मार्जिन एट द रेट 12%, राइट, तो ये 12% हम जोड़ देंगे तो आएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब नॉर्मल बचा, इनकम टैक्स पे मेरे को क्या बात करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ ऑथर्स का व्यू है यहाँ पे, अगेन ICAI ने तो हमारे सॉल्यूशन में आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स को यहाँ पे लिया है तो हम लेंगे, राइट, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप करने जाते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि इनकम टैक्स किस पे लगता है, जब हम इनकम कमाते हैं, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इनकम कमाने के पहले की स्टेज है, राइट, मतलब हम कितना पैसा लगाएंगे ये डिसाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम तो इनकम टैक्स के नाम का पैसा हम लगाते ही नहीं, डे टू डे एक्टिविटी में इनकम टैक्स के नाम का पैसा थोड़ी लगाते हैं, हम जो लगाते हैं उसके ऊपर जो कमाते हैं उसी में से इनकम टैक्स पे कर देते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो इनकम टैक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम वी शुड इग्नोर इट, राइट, एक व्यू है ऑथर का जो मैंने आपको बताया, लेकिन ICAI हमारे सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो ICAI कंसीडर कर रहा है, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे जो ICAI का व्यू है, राइट, तो फिनिश गुड्स में ICAI व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे और आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स में भी हम ICAI व्यू के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, करेक्ट, ठीक। तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन कंपोनेंट मेथड का, जहां एक्सपोर्ट और इसकी बात की गई थी, अलग अलग पीरियड गिवन था, राइट, इनकम टैक्स की बात की गई थी और कैश में भी एक ओडी लिमिट की बात की गई। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बोर्ड पे हुआ। अब हमारे अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, वो है फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पहला साल। ये क्वेश्चन आपको प्रिंट करके देगा कि कंपनी इज कमेंसिंग बिजनेस फ्रॉम दिस, company is starting new project, company is starting new venture, right, company is starting new business, a company has just incorporated in this year, right, it's the first year। ऐसी कोई भी लैंग्वेज अगर देता है तो वो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस काउंट होगा, लेकिन वही नॉर्मल कंसेप्ट, सब कुछ फंडा सेम है,
लेकिन फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में एक कहानी चेंज हो जाएगी कि बाय डिफॉल्ट अजम्पशन जो हम ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक मान रहे थे, यहां पे ओपनिंग स्टॉक इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होंगे? जीरो, और क्लोजिंग स्टॉक कुछ ना कुछ तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। मतलब हमारी कहानी वो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन सब फेल हो गया, तो हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, और कॉस्ट शीट बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि स्टॉक के एडजस्टमेंट्स सही जगह हो जाए, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग नाम से। करेक्ट? तो ये ध्यान बस रखना है आपको, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस का ही। वो है क्वेश्चन नंबर 15। पढ़े? चलो साथ में पढ़ेंगे। एमएन लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। यहां से पता चला कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। बाकी सब डेटा वैसा ही होगा जैसा हमारे दूसरे क्वेश्चंस में होता है। अगर आपने इस लाइन पे ध्यान नहीं दिया ना, तो क्वेश्चन में ये पता ही नहीं लगेगा, राइट, कि आपको क्वेश्चन किस वे में सॉल्व करना है। और आप नॉर्मल वे में सॉल्व कर आओगे, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपकी गलत हो जाएगी, जिससे आपका आधे मार्क्स, क्वेश्चन के जितने भी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स है उससे आधे हो जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 ही मिलेगा। राइट, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे लिंक है, इस केवल इतने से वर्ड्स है। देखते हैं क्या लिंक है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉय, द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 60,000 यूनिट। मतलब 60,000 यूनिट जो है एनुअल प्रोडक्शन है, फुल कैपेसिटी वाला। अब इट्स फुल कैपेसिटी डिपेंड करता है कि आपने कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज किया। अगर क्वेश्चन में और कोई भी यूनिट नहीं होगी तो हम फिर 60,000 के हिसाब से ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं और इंफॉर्मेशन गिवन होगी यूनिट्स के बारे में, तो फिर हम वो यूनिट्स लेंगे जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। देखते हैं। रॉ मटेरियल पर यूनिट 20, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 15, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल दिया है, फिक्स दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वेरिएबल दिया है, फिक्स दिया है। राइट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि ये वाली कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जो लगेगी वो लगेगी कितना यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। फुल कैपेसिटी 60 की है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन हो या ना हो लगेगा ही लगेगा, यानी कि ये फुल कैपेसिटी पे अप्लाई होगा 60,000 पे। और यहां पे भी जो फिक्स ओवरहेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये 60,000 पे अप्लाई होगा। तो आप बोलोगे यार सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल आपने क्यों नहीं बोला? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल प्रोडक्शन पे नहीं लगेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल कितने यूनिट हमने सेल किए उस पे लगेगा। ये जरूरी तो नहीं होता कि हमने जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उतने के उतने हम सेल कर देंगे, हो सकता है उनमें से कुछ बचा ले, तो जितने सेल किए उतने पे ही ये लगेगा। करेक्ट, आगे इसकी इंफॉर्मेशन आएगी, हम उसकी चर्चा वापस करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी ये आ गई। राइट, हालांकि ये काम की इसलिए नहीं है कि कुछ कॉस्ट 40 पे लगेगी, मैंने बोल दिया आगे वाली लाइन पढ़ के। राइट, और कुछ कॉस्ट 60 पे लगेगी। देखते हैं आगे वाली लाइन क्या इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट मार्जिन काम का नहीं है, सेलिंग प्राइस काम की नहीं है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 40,000 यूनिट्स एंड 35,000 यूनिट। ये 40,000 है, एक जीरो मैंने प्रिंट कर दिया है, गलत प्रिंट हो गया था। तो 40,000 यूनिट आपने बनाए, कैपेसिटी 60 की थी लेकिन बनाए 40 ही, तो 40 के हिसाब से ही कॉस्ट लगेगी एक्सेप्ट फिक्स कॉस्ट। और 35,000 यूनिट आपने बेचे, 35,000 यूनिट आपने बेचे, इट मींस 5,000 यूनिट आपके स्टॉक में बच गए। तो सेलिंग वाला वेरिएबल जो है वो 35 पे ही लगेगा, प्रोडक्शन वाले सारे वेरिएबल 40 पे ही लगेंगे, और फिक्स कॉस्ट वाला जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे लगेगा। लेकिन ये 40,000 पे लगेगा, ये 40,000 पे लगेगा, ये 40,000 पे लगेगा, ये 60,000 पे लगेगा, ये 35,000 पे लगेगा, और ये 60,000 पे लगेगा। बस ये इंफॉर्मेशन अगर क्लिक हो गई तो आधी जंग तो हमने जीत ली। राइट, अभी आधी और बाकी है जो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस को कवर करके बताई जाएगी। श्योर, और आगे बढ़े। फिर इन्होंने नॉर्मल पीरियड दिया है, जैसे हम पीरियड हर क्वेश्चन में होता है ना, रॉ मटेरियल 3 मंथ कंजम्पशन, क्रेडिट अलाउड फॉर डेटर 1.5 मंथ, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 4 महीने, वेजेस 1 महीना, ओवरहेड आधा,
महीना, कैश 60,000, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10%। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी हम चर्चा करेंगे, राइट। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10% है, लेकिन किसका 10% है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग डेट प्रोविजन। क्या है? पहले ये लिखेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। डेटर्स आर टेकन एट कॉस्ट। ये नहीं भी गिवन होता तो हम वैसे भी कॉस्ट पे ही लेते हैं, एक्सेप्ट कि ये ना लिखा हो कि डेटर्स आर टेकन एट सेल्स। करेक्ट। चलो, तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट शीट। तो क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्ट शीट बनाना है और उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल बनाना है। कॉस्ट शीट में वही हेडिंग आएगी, वही पर्टिकुलर अमाउंट। अब वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, सीधा हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल जब बनाए हमने 40,000 यूनिट, तो कंज्यूम भी 40 के हिसाब से ही हुआ होगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम 40 @ 20 कितना हो गया? 8 लाख। अब जब हमने लिखा ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, मतलब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी, तो हम दोबारा नहीं करेंगे, राइट। ऐड ओपनिंग 0 लेस क्लोजिंग कुछ यहां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूम्ड वर्ड आया और वैसे भी 40,000 के हिसाब से 40,000 ही कंज्यूम्ड हुआ होगा, तो ये सीधा कंज्यूम्ड है। अब वो बात अलग है कि हमें परचेजेस निकालनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिटर्स, उसमें हम वो एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग के हो चुके हैं, ठीक है। वेजेस की अगर बात करें तो ये भी 40 पे लगेगी। 40,000 @ 15 देख लेते हैं। 40,000 @ 15 यानी कि 6 लाख वेजेस हो जाएगा। तो आपका प्राइम कॉस्ट जो है वो कितना आएगा? प्राइम कॉस्ट इज 14 लाख, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर हम जोड़ देंगे, कौन कौन से? वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल कितने पे लगेगा? 40 पे ही लगेगा @ जो भी है, और फिक्स कितने पे लगेगा? 60,000 पे लगेगा @ राइट। देखते हैं हम कौन कौन से। 15 और 10, 15 और 10 दोनों हो जाएंगे कितने? 6 लाख और 6 लाख। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग। WIP हमें करना चाहिए, लेकिन ओपनिंग भी 0 है और क्लोजिंग भी 0 है। बोले कैसे पता चला? कहीं पे भी हमें WIP का पीरियड देखने को नहीं मिला। रॉ मटेरियल, डेटर्स, क्रेडिटर, वेजेज, ओवरहेड, WIP का पीरियड ही नहीं, तो WIP कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? पीरियड ना हो, चलो यूनिट होती तो भी कर लेते कि WIP इतने यूनिट बचा, वो भी नहीं है, तो उसका जैसे फिनिश गुड्स का भी पीरियड नहीं है, लेकिन फिनिश गुड्स की यूनिट्स है कि 40,000 यूनिट हमने बनाए और 35,000 यूनिट हमने बेचे, मतलब 5,000 फिनिश गुड्स के यूनिट बच गए। तो ये श्योरिटी आ गई कि फिनिश गुड्स स्टॉक में है तो सही, लेकिन WIP का ना यूनिट्स है ना पीरियड है, तो हम WIP की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ओपनिंग भी 0, क्लोजिंग भी 0, तो एडजस्टमेंट करना तो चाहते थे, लेकिन करके फायदा नहीं, क्योंकि 0 + 0, 0 जोड़ेंगे 0 माइनस करेंगे, कोई सेंस नहीं उसका। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14 और ये 12, 26 लैक्स। करेक्ट। और आगे बढ़े हम, और आगे बढ़े। इन्होंने दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले तो वो एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। चलो वो करते हैं। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बताओ जरा कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्वेश्चन को देख के कहीं इंफॉर्मेशन है क्या इसकी? फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, इट शुड बी 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 लिख दूं क्या? अब 5,000 तो क्वांटिटी है, हमें तो वैल्यू टर्म में चाहिए कॉस्ट शीट में। तो इस 5,000 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस 5,000 की वैल्यू का बेस क्या है? 26 लाख। क्या अब तक हमने जो टोटल बनाया वो कितना बनाया? 26 लाख का गुड्स बनाया। कितने यूनिट बनाए? 40,000 यूनिट बनाए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्रैकेट में ऐसा लिख दें कि 26 लाख का हमने टोटल कॉस्ट लगाया, 40,000 यूनिट बनाए, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, तो 5,000 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो बताओ कितना आ रहा है? 26 / 40 × 5, राइट। 3,25,000 ये हमारा लेस हो जाएगा, राइट। तो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। करेक्ट है। तो ये हमारा आ गया COGS। कितना? 22,75,000 लेस करना है हमको। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसमें जुड़ जाएंगे, वेरिएबल भी और फिक्स भी। वेरिएबल कितने पे लगेंगे? 35,000 पे @ जो भी है, और फिक्स 60,000 पे ही लगेगा @ जो भी है, राइट। चेक कर लेते हैं कितना कितना है।
₹3 और ₹1, तो वेरिएबल 3 और ये एक के हिसाब से 60,000 हो गया, और 35 इंटू 3 कितना, 105, 1,05,000। तो टोटल जोड़ने पे ये हमारा आ जाएगा COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स, 24,40,000। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में कॉस्ट शीट कुछ ऐसी बनेगी जहां एड ओपनिंग 0 और लेस क्लोजिंग का एडजस्टमेंट होगा। अगर WIP होता तो वो भी होता, राइट, एड ओपनिंग 0 और लेस क्लोजिंग कुछ ना कुछ होता, था नहीं, इसलिए हमने एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग किया नहीं। ठीक है, चलो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, यहां पे आएगा करंट असेट्स और 5-7 लाइन छोड़ के हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करेक्ट, एक एक चीज को डील करते हुए जाते हैं और लिखते हुए जाएंगे। श्योर। सबसे पहला पीरियड इन्होंने दिया है किसका, सबसे पहला पीरियड है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ कंजम्पशन। तो क्या निकलेगा इससे, रॉ मटेरियल, तो हम यहां लिख देंगे करंट असेट्स में रॉ मटेरियल में 3 मंथ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितना है रॉ मटेरियल का, वो कॉस्ट शीट में मिलेगा हमको 8 लाख। 8 लाख इंटू 3/12, बताओ कितना आ रहा है, 2 लाख, 2 लाख, तो ये हमने 2 लाख लिख दिया। ठीक है, अगला पीरियड हमने पढ़ा किसका है, डेटर्स एट 1.5 मंथ क्रेडिट। डेटर्स किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है, जो फाइनल आपकी टोटल कॉस्ट है ये 24,40,000, ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल हो जाएगा, राइट। कोई कैश और क्रेडिट का बाइफिकेशन दिया है क्या, लास्ट क्वेश्चन में पिछले वाले लेक्चर में हम भूल गए थे, तो चेक कर लो, कैश क्रेडिट का कोई बाइफिकेशन नहीं दिख रहा है, राइट। तो सीधा 24,40,000 मल्टीप्लाई 1.5/12, तो इट्स कमिंग 3,05,000। ठीक है, WIP है नहीं तो आएगा नहीं। उसके ऊपर अगला देखते हैं क्रेडिटर्स 4 मंथ क्रेडिट है, तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में। ये नहीं होता तो शायद ये क्वेश्चन फिर हमें बोर्ड पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्किंग नोट नंबर 1, राइट, अभी 1 नहीं देता हूं मैं, क्योंकि वर्किंग नोट तो आपके बहुत सारे बनेंगे, केवल वर्किंग नोट लिख रहा हूं। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर, राइट, आप एग्जाम में जब करोगे तो सारा वर्किंग नोट में बनाओगे, तो क्रेडिटर्स आते आते हो सकता है वर्किंग नोट नंबर 3 या 4 पहुंचाओ। ठीक है, क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12। श्योर। अब सवाल यह है कि अब तक, इससे पहले जितने क्वेश्चंस हमने किए, अब तक हम क्या मानते हुए जा रहे थे कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू रॉ मटेरियल परचेजेस। वो इसलिए मान रहे थे कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों क्या थे, इक्वल थे। लेकिन आज पहली बार ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं मान सकते। तो आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला तो मुझे लगाना है, लेकिन इससे पहले मुझे क्रेडिट परचेज चाहिए ना। तो क्रेडिट परचेज में कुछ ऐसा निकाल सकता हूं क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन आता है क्या, करेक्ट। अब ये सब लिख दो, परचेज मिसिंग कर दो, सब लिख दो। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना, 0, प्लस परचेज कितना हमें नहीं पता, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना, ये कहां से आएगा, जो आपकी वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में करंट असेट है। इसका मीन क्या है, बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च बन रही है, 31 3, तो ये ईयर एंड में करंट असेट में रॉ मटेरियल, मतलब क्या है कि ईयर एंड में आपके पास क्लोजिंग में रॉ मटेरियल इतना है, तो ये यहीं से आएगा, सीधा वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट से माइनस 2 लाख इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट शीट से आ जाएगा 8 लाख। तो क्या हम निकाल सकते हैं देयरफॉर परचेजेस इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 लाख उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, राइट, 0 तो कुछ होगा नहीं,
तो परचेजेज आ जाएगी, क्रेडिट परचेजेज जिसको हम बोलेंगे वो है 10 लाख। क्या आप क्रेडिटर आ जाएगा? अब क्रेडिटर आ जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाई 4/12, 10 लाख मल्टीप्लाई 4/12, इट्स कमिंग 3,33,333। तो ये क्रेडिटर्स आ जाएगा 3,33,333। ठीक साहब, यहां तक भी कोई डाउट नहीं। और आगे बढ़े हम। इन्होंने बोला लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ है, तो वेजेस का जो भी अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई 1/12 कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा। वेजेस का अमाउंट कितना है? तो वेजेस का अमाउंट है 6 लाख, 6 लाख इंटू 1/12, 6 लाख इंटू 1/12। एग्जाम में ये ब्रैकेट वाली कैलकुलेशन मत करना, एग्जाम में तो वर्किंग नोट में। क्यों? क्योंकि वेजेस का फॉर्मूला भी तो लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डेटर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो सभी का फॉर्मूला आपको शो करना है, मार्क्स है उन सबके, तो डायरेक्ट ब्रैकेट में शो मत करना। ये हमसे केवल समझने के लिए कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने फुल प्रेजेंटेशन के साथ कर लिया, तो बचे हुए सारे क्वेश्चन हम केवल समझने के लिए कर। 6 लाख इंटू 1/12, तो आई थिंक ये 50,000 होगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग ओवरहेड जो है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड लिखा नहीं, कौन सा ओवरहेड, मतलब सारे ओवरहेड, सारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी जितने दिए सब, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ही दिया, हाफ मंथ है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग में 2 है, 2 कौन से, फिक्स भी है वेरिएबल भी है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 लाख 6 लाख 12 लाख आ जाएगा, 12 लाख इंटू 0.5/12, तो ये भी 50,000 हो जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी फिक्स और वेरिएबल दोनों जोड़ देंगे, हम दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा 1,65,000, 1,65 इंटू 0.5/12, 1,65 इंटू 0.5/12, 6,875। इसके अलावा और कुछ है क्या? इसके अलावा और कुछ है? कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना, 60,000, राइट, तो 60,000 हम कैश में ले लेंगे। लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं, वो है फिनिश गुड्स, क्योंकि फिनिश गुड्स का कहीं पीरियड तो नहीं गिवन है, लेकिन फिनिश गुड्स की क्वांटिटी गिवन थी, और जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो हमने किया, ये है क्या आखिर, क्लोजिंग में बचा हुआ फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग में बचने को हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। 3,25,000 सीधा सीधा ब्रैकेट में लिख देंगे एज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट शीट, राइट, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट शीट, 3,25,000। नाउ यू कैन डू द टोटल ऑफ ए, यू कैन डू द टोटल ऑफ बी, फिर ए माइनस बी, राइट, ऐसा सब करेंगे हम। लेकिन इसके बाद एक प्रोविजन की कहानी है जो इंपॉर्टेंट है, राइट, ए में से आप बी लेस करेंगे, ए माइनस बी, और प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी इन्होंने दिया 10%। 10% सीधा सीधा नहीं दिया कि 10% ए माइनस बी का 10%, ये जो भी अमाउंट आया इसका 10% आप इसमें जोड़ दो, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 10% किसका, 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग डेट प्रोविजन, मतलब इस अमाउंट का 10%। यहां पे जो अमाउंट आएगा ना टोटल करने के बाद, कि आप मार्जिन जोड़ोगे, मार्जिन जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% ये है। तो आपको ये कैलकुलेशन मैथमेटिकली करनी होगी कि ये जो a माइनस बी आ रहा है ये 90% है फिर, और ये 100% है, तो 10% कितना होगा, तो ये यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको डिवाइडेड बाय 90 कर दोगे आप, राइट, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड बाय 90 कर दोगे और इंटू 10 कर दोगे, तो आपका वो अमाउंट आ जाएगा, राइट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है, ए का टोटल आप कर ही लोगे, बी का टोटल आप कर ही लोगे, ए में से बी आप माइनस कर ही लोगे, राइट। बता दूं आपको, चलो ये भी कर लो फटाफट से। ए का टोटल आ रहा है 8,90,000, बी का टोटल 3,3,333 प्लस ये टोटल आ रहा है 4,40,208। 8,90,000 में से इसको लेस करेंगे तो ये आएगा
449792। तो मार्जिन जो कैलकुलेट होगा वो मार्जिन होगा एट द रेट 10%, लेकिन डायरेक्ट इसका नहीं, राइट। मार्जिन एट द रेट 10% कैलकुलेशन अलग होगी। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 449792, अगर 90% के इक्वल है तो 10% के इक्वल कितना अमाउंट है, तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, तो ये आएगा 49977 राउंडेड ऑफ, राइट। इसको जब जोड़ देंगे 49977 में 449792, तो ये 449792 प्लस 49977, तो ये आएगा 499769। यू कैन क्रॉस चेक इट ऑल्सो कि इसका ये 10% मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, इसको x मान लो, ये अमाउंट आपको गिवन ही है, ये अमाउंट आपको गिवन है, इसको x मान लो, x का 10% ये है तो 0.10x हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन से भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चॉइस इज योर्स कि आप इसको कैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी होगा x वाला तरीका, लेकिन आंसर तक तो पहुंचा देगा आपको। श्योर। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस की भी पूरी कहानी क्लियर है। कंपोनेंट मेथड में दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें पहली लाइन में कुछ नहीं लिखा है, एक आपका वो क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस लिखा है, करेक्ट। एक पॉसिबिलिटीज और बन सकती है जिसमें 2 साल एक साथ दे दे, कि एक फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस और एक सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ बिजनेस। तो फिर वहां यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे, और उसके बाद उसके क्लोजिंग बैलेंसेस अलग ही हैं। तो एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग का एडजस्टमेंट वहां होगा, लेकिन इस साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को शिफ्ट करने के बाद, राइट। फिर वहां इक्वल वाली अजम्पशंस काम नहीं करेगी, क्योंकि दोनों साल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। चलो और आगे बढ़े कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव वाले क्वेश्चंस की तरफ, कि वो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो वो हम सॉल्व करते हैं। कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव वाला एक क्वेश्चन है हमारे पास। सारे टाइप के क्वेश्चंस हम इस रिवीजन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप इस रिवीजन को देखो तो कोई भी एक ऐसा हिस्सा बाकी ना रह जाए जो आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत पड़े, राइट। इसलिए एक एक टाइप के हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इन लेक्चर्स को देखा तो भी आपके लिए 100% कवरेज अवेलेबल है, बस एक प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखने और हमारे हाथ से सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। तो इससे कंसेप्ट समझ लिया और एक एक टाइप के क्वेश्चंस हमने और कर लिए, तो आपका 100% रिवीजन कंप्लीट हो गया विथ प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा खासा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हमारे, an engineering company is considering its capital investment for year 2003 or 4. The estimated fixed asset and current liability for the next year are 6.63 और 5.967। मतलब ये क्या है, ये फिक्स एसेट है और ये करंट लाइबिलिटीज है, राइट। जो पहले दिया है वो पहले, जो बाद में दिया है वो बाद में, ठीक है। द सेल्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। करंट एसेट पे डिपेंड करेगा, यानी कि करंट एसेट में चेंज होगा तो ईबीआईटी में भी चेंज होगा, सेल में भी चेंज होगा। और स्पेशली ये बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना। द कंपनी इज एग्जामिनिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। अब इन्होंने ऑलरेडी पॉलिसीज ही दे दी कि करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इतना इतना है, तो फिर सेल इतनी इतनी होगी और ईबीआईटी इतना इतना होगा, यानी कि चेंजेस होते जाएंगे आपके सेल के लेवल में, राइट। तो करंट एसेट्स के लेवल में भी, इवन करंट एसेट्स के लेवल में चेंजेस होते जाएंगे, तो सेल के लेवल में इस पे डिपेंडेंसी है, करेक्ट। 3 पॉलिसी दे दी आपको, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया और जब हम पढ़ते हैं तो लगता है यार क्या है, क्या कनेक्शन है, लेकिन जब हम लास्ट में जाके देखेंगे ना कि इन्होंने जो बातें पूछी है वो बहुत नॉर्मल सी है, राइट। वो बहुत आसान सी बातें पूछी। इन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ईच पॉलिसीज, राइट। आपको ये निकालना है, क्या क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चाहे तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये 2 स्टेज में क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन 5 को हमें लेना चाहिए। वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मतलब इतना तो पूछा ही है जितना हम अभी पढ़ रहे हैं, उससे भी ज्यादा पूछा है, तो इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट की भी बात की है, फाइनेंसिंग की भी बात की है, तो हम दोनों क्वेश्चन, बेहतर है कि इसको समझें तो सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो प्लान्ड में मेरा यही क्वेश्चन था, और बेहतर है कि हम लेंदी क्वेश्चन करें तो छोटा क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा।
ए कंपनी इज कंसिडरिंग, वही सेम लैंग्वेज है, वापस वही कंसिडरिंग करंट लेवल, इन्होंने बोला एस्टिमेटेड फिक्स एसेट और करंट लायबिलिटी जो है वो 2.6 और 2.34 है, लैंग्वेज सेम है, डेटा अलग है। कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव सब कुछ वही दिया है, राइट। इसके सामने ईबीआईटी दिया है, ये ईबीआईटी अलग ही गलत प्रिंट हो गया, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, वो हम जजमेंट लगा ही लेंगे, ठीक है। उन्होंने इसके बाद सीधा क्वेश्चन खत्म कर दिया और क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और बातें बोली कि आफ्टर इवेल्युएटिंग द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एडवाइज्ड द अडॉप्शन ऑफ मॉडरेट पॉलिसी। मतलब इन्होंने बोला कि इन तीनों को इवेल्युएट करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजर ने बोला कि मॉडरेट को सेलेक्ट करो। वैसे भी थ्योरेटिकली जब भी हमें एडवाइस का पूछा जाए तो हम मॉडरेट को ही सलाह देंगे, राइट। ना ज़्यादा रिस्क चाहिए ना कम रिस्क चाहिए, हमें रिस्क हमेशा एक बैलेंस लेवल की फॉलो करनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में डिपेंड करता है आपके डिसीजन किसके फेवर में जा रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में हमेशा मॉडरेट को सेलेक्ट करना है, राइट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग, मतलब इसको सेलेक्ट करने के बाद अब ये एग्जामिनिंग कर रहे हैं कि हम बोरोइंग के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के प्रोपोर्शन को क्या रखें। मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हमने पढ़ा है पार्ट नंबर 1 में कि इन्वेस्टमेंट की 3 पॉलिसीज होती है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, डिटेल में पढ़ा। फिर बताओ फाइनेंसिंग की भी 3 पॉलिसी होती है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन को अगर एक चार्ट प्रेजेंटेशन में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की 3 पॉलिसीज है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। इन्होंने मॉडरेट को सेलेक्ट कर लिया और मॉडरेट को सेलेक्ट करने के बाद बोला कि इतना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, लेकिन ये पैसा कहां से लाएंगे, तो पैसा जो लाएंगे वो फाइनेंसिंग की 3 अप्रोच हो जाएगी। तो फाइनेंसिंग की इसके बाद 3 अप्रोचेज और मॉडरेट को इवेल्युएट करने के बाद कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। ये क्वेश्चन का कुछ चार्ट पैटर्न हम देखें तो ये है कि ये 3 इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है और इन्वेस्टमेंट के बाद मॉडरेट सेलेक्ट कर लिया, मॉडरेट की फिर 3 फाइनेंसिंग की पॉलिसी है, राइट। तो ये वाली पॉलिसी फाइनेंसिंग की है, करेक्ट। चलो आगे आए, फिर उन्होंने बोला द कंपनी विल यूज 2.5 करोड़ फ्रॉम इक्विटी और उसके बाद जो बचा हुआ फंड है वो डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन, डेट के प्रोपोर्शन में लाएंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, राइट। शॉर्ट टर्म अलग, लॉन्ग टर्म अलग, राइट, ठीक। कॉर्पोरेट टैक्स 35% है। द कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेट अल्टरनेटिव्स। ये डेट अल्टरनेटिव कंजर्वेटिव में शॉर्ट टर्म आपको कम दिखेगा, लॉन्ग टर्म आपको ज्यादा दिखेगा। एग्रेसिव में लॉन्ग टर्म आपको कम दिखेगा, शॉर्ट टर्म आपको ज्यादा दिखेगा, और मॉडरेट में एक बैलेंसिंग दिखेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों दिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बता दिया इन्होंने, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये बजाय कि प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या फॉलोइंग कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसीज और फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसीज। मतलब पहले आपको इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसीज को इवेल्युएट करना है और बाद में आपको फाइनेंसिंग वाली पॉलिसीज को इवेल्युएट करना है। पूछा क्या क्या है ये आइडेंटिफाई करते हैं। पहले पूछा है नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो की अगर बात करें तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब अभी 2 ही एलिमेंट चाहिए हमको, 2 ही एलिमेंट से हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, 1 और 2। करंट असेट, करंट लायबिलिटी अगर आ गया तो दोनों सोल्व हो जाएंगे, और दोनों गिवन है। रेट ऑफ रिटर्न, अब रेट ऑफ रिटर्न पे इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी कि ये रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है, राइट। तो हम उस सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, राइट, जो आईसीआई इंस्टीट्यूट ने दिया है, राइट। अदरवाइज यहाँ पे आपकी ओपिनियन बन सकती है कि यार आरओआर मतलब क्या, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल असेट्स भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये किसका है, तो इन्होंने जो फॉर्मूला इसका दिया, रेट ऑफ रिटर्न टोटल असेट पे कैलकुलेट करके दिया है, ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट्स। तो आरओआर कैलकुलेट तो ईबीआईटी पे होता है, प्री टैक्स आरओआई जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किस पे होता है, ईबीआईटी पे। बस ईबीआईटी को डिवाइड बाय टोटल असेट्स कर रहा है, राइट। इसकी जगह कैपिटल एम्प्लॉयड भी किया जा सकता था, ये आपके अजम्पशन का हिस्सा है। श्योर। चलो, तो अब हमें एलिमेंट कौन कौन से चाहिए, एक चाहिए करंट असेट्स, एक चाहिए करंट लायबिलिटीज, एक चाहिए ईबीआईटी और एक चाहिए टोटल असेट्स। अगर ये आ गए तो हमारे ये तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो अगली टेबल में हम वही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 अलग अलग कॉलम बनेंगे, किस किस के, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव, ठीक। चलो, क्या करंट असेट आपको डायरेक्टली गिवन है? क्वेश्चन में अगर हम देखें तो करंट असेट डायरेक्टली गिवन है, वाकई में करंट असेट है 4.5, 3.9, 2.6 डायरेक्टली गिवन है, तो हम सीधा लिख देंगे 4.5, 3.9 और 2.6, ठीक।
क्या करंट लायबिलिटी डायरेक्टली गिवन है? करंट लायबिलिटी तो वैसे भी तीनों के लिए कॉमन दिया है इन्होंने, 2.34, फिक्स असेट 2.6, करंट लायबिलिटी 2.34, तो 2.34 हम यहां लिख देंगे। नंबर 2, करंट लायबिलिटी 2.34 यहां पे भी, 2.34 यहां पे भी, 2.34 यहां पे भी, राइट। अब हमें चाहिए ईबीआईटी, तीसरा एलिमेंट चाहिए हमें ईबीआईटी। ईबीआईटी भी डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, 1.23, 1.23, 1.15 और 1, 1.23, 1.15 और 1.00 भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और नंबर 4 पे चाहिए टोटल असेट, लेकिन टोटल असेट्स ऐसे थोड़ी निकलेगा। टोटल असेट मतलब करंट असेट और फिक्स असेट का टोटल निकलेगा। तो एक काम करते हैं, हम 4 पे लिख देते हैं फिक्स असेट और फिर 5 में लिख देंगे टोटल असेट्स। और टोटल असेट में ये बोल देंगे कि टोटल असेट में हमने किया 1 + 4, करेक्ट। फिक्स असेट आपको गिवन है कितना, 2.60, तो यहां पे हम लिख देंगे 2.60, 2.60, क्योंकि ये तीनों के लिए कॉमन है, अलग अलग नहीं दिया। तीनों के लिए अलग अलग दिया होता तो अलग अलग ले लेते। नाउ 1 और 4 को आपको जोड़ना है, दिस करंट असेट प्लस फिक्स असेट, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है ये, 2 और 4 7.10, 3 5 और 6.5 और 2.6 2.6 5.20। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। करेक्ट। यहां पे एक लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद आपकी तीनों रिक्वायरमेंट आप यहां लिख दो। तीनों रिक्वायरमेंट क्या, नंबर वन नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट आपकी दी है 1 - 2, ठीक है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट है ROR। ROR मतलब EBIT अपॉन टोटल असेट। EBIT मतलब 3 डिवाइड बाय टोटल असेट 5 × 100, तो ये ROR इन परसेंटेज टर्म आ जाएगा। नंबर थ्री दिया है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। इंटू 100 मत करना, करंट रेशियो इन परसेंटेज टर्म नहीं होगा, ये तो इन डेसिमल ही होगा। श्योर। तो ये अब केवल फॉर्मेलिटी पार्ट बचा है इस क्वेश्चन में, इसके बाद कुछ नहीं। मतलब मेन एलिमेंट इस टेबल को निकालना था, इस टेबल के बाद तो आपको 1 में से 2 लेस करना है, तो ये इसका करंट असेट आ जाएगा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। दिस डिवाइडेड बाय दिस किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया, तो करंट रेशियो आ गया। EBIT अपॉन टोटल असेट इंटू 100, EBIT अपॉन टोटल असेट इंटू 100, EBIT अपॉन टोटल असेट इंटू 100, तो हमारा आंसर आ गया ROR, करेक्ट। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया, जो कि अब केवल फॉर्मेलिटी पार्ट बचा है, कैलकुलेशन करके आगे लिखना है। श्योर। दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसीज। फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसीज। अब हम केवल फाइनेंसिंग की बात करेंगे। मॉडरेट हम सेलेक्ट कर चुके हैं, यहां कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। वही सेम चीज हम लिखते हैं, कंजर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव, कंजर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव। चलो फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसीज में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। पहला पूछा है नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी चाहिए। दूसरा पूछा है करंट रेशियो, मतलब करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी चाहिए। आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ये और पिछला वाला पार्ट तो सेम ही होगा, चेंज क्या आया? बिल्कुल चेंज आया कि करंट लायबिलिटी में एक एलिमेंट जुड़ गया है, वो है शॉर्ट टर्म डेट, राइट। जब फाइनेंसिंग पे जब हम जा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म डेट विल बी द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी चेंज हो गई तो आंसर चेंज हो जाएंगे। तरीका वही रहेगा लेकिन आंसर चेंज हो जाएंगे, ठीक। फिर इन्होंने बोला रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। यहां इन्होंने क्लियरिटी के साथ बोला कि ROE चाहिए, और ROE का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो कि 2.5 दिया है आपको क्वेश्चन में, 2.5 इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक। चलो, तो आपको जो जो एलिमेंट चाहिए अब वो यहां हम पुट ऑन कर देते हैं। एक बार अगर वो एलिमेंट आ गए तो फिर तो केवल फॉर्मेलिटी पार्ट बचेगा। नंबर 1 आपको चाहिए करंट असेट्स। बोलो कौन सी लू करंट असेट्स? तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि 4.5, 3.9, 2.6, गलत। ओनली 3.9। क्यों? क्योंकि हम मॉडरेट सेलेक्ट कर चुके हैं। मॉडरेट सेलेक्ट करने के बाद हम केवल फाइनेंसिंग की तरफ मूव कर जाएं तो मॉडरेट वाले डेटा आपके लिए फ्रीज हो गए। 3.9 will be your current assets, करेक्ट। तो 3.9
3.9 और 3.9, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी वही रहेगी, करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज था ही नहीं, 2.34 2.34 2.34, लेकिन इसमें कुछ एडिशन है, तो हम यहां लिखते हैं 2.34 2.34 2.34। नंबर थर्ड पे हम लिख देते हैं क्या, शॉर्ट टर्म लोन, ताकि हम थर्ड और फोर्थ जब हम बनाए तो सेकंड और थर्ड को हम जोड़ के बोल पाए टोटल करंट असेट्स कितना होगा, टोटल करंट लायबिलिटीज, सेकंड प्लस थर्ड, तो ये आ जाएगी टोटल करंट लायबिलिटी, करेक्ट। अब शॉर्ट टर्म लोन कितना कितना है, तो क्वेश्चन में देखते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन, 0.54 1 और 1.5, तो 0.54 1 और 1.5, तो दोनों को जोड़ो तो ये होगा 2.88, ये होगा 3.34 और ये होगा 3.84, तो ये आ गया टोटल करंट असेट, आ गया करंट लायबिलिटी आ गया। तो इससे फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन ROE निकालने के लिए आपको चाहिए, नंबर 5 पे मैं लिख लेता हूं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और नंबर 6 पे मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज वेरी क्लियर, 2.5 2.5 2.5, लेकिन अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को मैं इस टेबल में प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो इस टेबल में करने जाऊंगा तो थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा, तो बेहतर है कि इस टेबल में कैलकुलेट ना करने की बजाय अलग कैलकुलेट कर लेंगे। श्योर, तो ये आपका पूरा टेबल हो गया। फिर इसके फर्स्ट पार्ट का जब आंसर आप करने जाओगे, राइट, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। थर्ड पार्ट जब करने जाओगे तो क्या होगा, करंट रेशियो, तो ये तो दोनों आसान है, वर्किंग कैपिटल मतलब 1 - 4, करंट रेशियो मतलब 1/4, और दूसरा है ROE, ROE मतलब 5/6, 5/6 इंटू 100। अब केवल 5 आना बाकी है, 5 आ गया तो कहानी सॉल्व है, राइट। अब 5 हम कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखना, वर्किंग नोट हम बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। 3 अलग अलग हिस्सों में हम अमाउंट लिख देंगे। अब जब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हम निकालते हैं तो ये ध्यान होगा आपको, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकलेगा EBIT माइनस इंटरेस्ट, यस या नो, तो माइनस इंटरेस्ट करोगे तो आएगा EBT, माइनस टैक्स करोगे तो आएगा EAT, लेकिन वही EAT हमारे लिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, करेक्ट। अब सवाल ये कि EBIT कितना, तो माइंड में अगेन अगर आपके ये आ रहा है तो निकाल लेना कि EBIT 1.23 1.5 और 1 नहीं, ओनली मॉडरेट वाला, क्योंकि मॉडरेट हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, केवल चेंजेस आएगा तो किसमें आएगा, इंटरेस्ट में, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का प्रोपोर्शन अलग है, तो 1.5 1.15 1.15 1.15 ही रहेगा, 1.15 1.15 1.15। अब इंटरेस्ट दो है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, राइट। तो आ जाएगा EBT, उसमें से टैक्स लेस कर दोगे तो आ जाएगा EAT, टैक्स कितना है 35%, तो एट द रेट 35% आप लेस करोगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। अब मुझे लगता है कि यहाँ के बाद भी आपको कोई आपत्ति नहीं है, राइट, आपको बस केवल हाथ पकड़ के यहाँ तक लाना था, इसके बाद जरूरत ही नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। फिर भी मैं आपको ये वाला अगर कोई हिस्सा समझ नहीं आ रहा हो तो कंजर्वेटिव का जो इंटरेस्ट होगा शॉर्ट टर्म का वो क्या होगा 0.54 इंटू 12%, तो हम लिख लेते हैं 0.54 इंटू 12%, तो ये आ रहा है 0.0648, 0.0648, करेक्ट। और आगे बढ़े तो 1 मल्टीप्लाई 12% 0.12, और आगे बढ़े 1.5 मल्टीप्लाई 12% 0.18 होगा शायद, 1.5 मल्टीप्लाई 12% 0.18। वैसे ही लॉन्ग टर्म का निकालोगे आप तो लॉन्ग टर्म का 1.12 इंटू 16%, 1.12 इंटू 16%, 0.1792, 0.1792, फिर 0.66 इंटू 16%,
1056, 0.1056 और आगे बढ़े 0.16 इंटू 16%, तो 0.0256, 0.0256 वो आ जाएगा। आप ईबीटी फिर टैक्स लेस करोगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, वो आप यहाँ पर टर्न कर दोगे, फिर इसको इससे डिवाइड इंटू 100 करोगे तो आरओई आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि अब के बाद कोई मैथमेटिकल एरर आपकी होगी, राइट। बिल्कुल आप सही रास्ते पे पहुंच ही जाओगे, यहां तक ही मुझे पहुंचाना था, इसके बाद ये क्वेश्चन में कोई दम था नहीं, करेक्ट। अब एक कंसेप्ट हम और समझ लेते हैं, कंसेप्ट ही समझते हैं। आई डोंट थिंक उसके क्वेश्चन एक है हमारे नोट्स में जो हमने क्लास में किया था, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उसका कंसेप्ट मैं बता देता हूं कि वो कंसेप्ट क्या है। वो है डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग इंक्लूड ट्रिपल शिफ्टिंग ऑल्सो। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि मॉर्निंग में मान लो 8 घंटे की एक शिफ्ट चला रहे हैं, बस 8 घंटे ही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेम मशीनरी को यूज करते हुए 8 घंटे अगर और बढ़ा दें तो हमारा डबल शिफ्टिंग हो जाएगा, प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। फिर हम एक शिफ्ट और बना दें तो प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाएगा, राइट। तो ये श्योर है कि हम डबल या ट्रिपल शिफ्टिंग में जाते हैं विद सेम प्रीमाइसेस, तो हमारा प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल डबल हो जाएगा, फिनिश गुड्स डबल हो जाएगा। अगर डबल शिफ्टिंग की बात करूं, ट्रिपल शिफ्टिंग इंक्लूड ट्रिपल, तो जहां मैं डबल बोल रहा हूं वहां माइंड में आप बिल्कुल रख सकते हो कि ट्रिपल के केस में ट्रिपल होगा। तो रॉ मटेरियल डबल हो गया, फिनिश गुड्स डबल हो गया, डेटर्स डबल हो गए। डेटर्स डबल हो गए क्योंकि डेटर्स अगर मान लो आपके 2 महीने ही थे पहले और आज भी 2 महीने, लेकिन सेल का अमाउंट अगर आपका डबल हो गया, राइट, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका डबल हो गया, तो ऑब्वियसली वो फिगर आपका डबल हो जाएगा। तो डेटर्स डबल हो गया, राइट, सब कुछ डबल हो जाएगा, लेकिन एक चीज आपकी उतनी ही रहेगी, वो है WIP। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी केवल उतनी ही है, आप फैक्ट्री में काम एट ए टाइम उतने ही प्रोडक्ट्स पे एक बार में कर पाओगे, राइट। WIP कभी भी आपका बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो थोड़े दिन और काम करोगे, आप बोलोगे यार डबल शिफ्टिंग में आके और आदमी काम करेगा, तो वो तो उसी स्टॉक पे करेगा, वो तो उसी स्टॉक पे करेगा जो पिछले वाले ने छोड़ दिया, मतलब आपका WIP नहीं बढ़ा। फिर उसने और ज्यादा काम कर लिया मान लो, तो वो फिनिश गुड्स बन के बाहर हो गया, तो WIP रहा ही कहां। WIP कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। जो सिंगल शिफ्ट का WIP था वही डबल शिफ्ट का होगा इन क्वांटिटी टर्म। तो बस इसका कंक्लूजन जो है वो यही है कि WIP इन क्वांटिटी will remain same in double/triple shifting। आप नया प्रीमाइसेस नई फैक्ट्री लगाओगे तो WIP चेंज हो जाएगा, सेम प्रीमाइसेस में टाइम बढ़ाने से WIP का इंक्रीमेंट नहीं होता है, मैं ये बात कर रहा हूं, श्योर। तो WIP इन क्वांटिटी टर्म विल रिमेन सेम, मतलब आपको कभी डबल शिफ्टिंग का क्वेश्चन करना हो तो सारी क्वांटिटी, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी डबल कर देना, फिनिश गुड की क्वांटिटी जो सिंगल शिफ्ट की है उससे डबल कर देना, डेटर्स की क्वांटिटी डबल कर देना, डबल ट्रिपल जो भी शिफ्टिंग है, क्रेडिटर्स की क्वांटिटी डबल ट्रिपल कर देना। लेकिन WIP की जो क्वांटिटी सिंगल शिफ्ट में थी वही क्वांटिटी आप यहां लेना। वैल्यूएशन कैन चेंज, क्योंकि क्वांटिटी का वैल्यू चेंज हो सकता है कि पहले 1000 क्वांटिटी थी, अभी भी 1000 क्वांटिटी होगी, लेकिन 1000 की वैल्यू में चेंज आ सकता है कि पहले 1000 @ 10 था, अभी 1000 @ 9 हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया जिससे कॉस्ट कम हो गई। तो कॉस्ट कैन चेंज बट क्वांटिटी कैन नॉट। बस यही एक मेन कंसेप्ट है डबल शिफ्टिंग का, जिसका एक क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, ध्यान होगा आपको, क्लास में हमने किया था, उसकी एक प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, तो आपका 100% वर्किंग कैपिटल का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बहुत रेयरली आज द डबल शिफ्टिंग का क्वेश्चन आज तक बहुत टाइम से एग्जाम में कभी नहीं आया, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रैंक, राइट। आप कोई भी चीजें ध्यान मत रखना, हर एक बंदा रैंक के लिए तैयारी करे तो पास तो हो ही जाएंगे, राइट। तो टारगेट हमेशा बड़े रखेंगे, तो छोड़ के कुछ नहीं जाना, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करना, सब इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट के लिहाज से उन्होंने कोर्स में दिया है, मतलब हर एक लाइन, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ऐसा करते हुए जाओगे तो फेल होने का तो कहीं सवाल ही नहीं है। हम रैंक की तरफ मूव करेंगे, आप पास होंगे, राइट। लूज बिल्कुल नहीं करना है यार। एग्जाम में लास्ट टाइम तक जिस एनर्जी के साथ हम आए हैं, अब तक जितनी एनर्जी के साथ हमने फॉलो किया है, वो एनर्जी एंड मोमेंट पे जाके खत्म ना हो, राइट। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं एक फोबिया सा शुरू हो जाता है, राइट। अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, अजीब सा डर लगना शुरू हो जाता है। इट्स ए जनरल फिनोमेना, मतलब ये सभी के साथ होता है। हमने जब एग्जाम दिया था तो हमारे साथ भी होता है। इवन हम आज भी एग्जाम देने जाएंगे ना, कि बोले सर एग्जाम देने उठो, FM का ही पेपर अटेंड करना होगा,
तो भी ऐसा होगा कि हार्ट बीट थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, तो इट्स अ कॉमन थिंग, राइट। इसको लेके डरना नहीं है हमको किसी भी कंडीशन में कि यार ये ऐसा हो रहा है, फिर हम बीमार हो जाते हैं, राइट, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे, और जब पेपर देखते हैं तो पता चलता है अरे यार इतना सिंपल सा पेपर आया और हमने लास्ट टाइम पे स्टडी हमारी खराब कर दी थी, राइट। मतलब लास्ट मोमेंट पे आके किसी भी कंडीशन में एनर्जी को खत्म नहीं करना है। वेल प्लान्ड, जिस वे में हम आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम बचा है और कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये सोचने में टाइम क्यों खराब कर रहे हो? जब ऑलरेडी टाइम कम है तो सोच रहे हो, वो भी तो टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो थिंक अबाउट इट। हम कोई भी टाइम आज की डेट में वेस्ट ना करें, पूरी ईमानदारी से, राइट। उस फोटो को हमारी टेबल के सामने रखें हम, जो फोटो हमें एनर्जी दे, राइट। चाहे वो हमारे पेरेंट्स का फोटो हो, चाहे वो हमारे गुरु का फोटो हो, राइट, चाहे हमारी पूरी फैमिली का फोटो, यार कि वो उम्मीद भरी आंखें हमें देख रही है, राइट। जब हम पढ़ रहे हैं ना तो उम्मीद भरी आंखें हमें देख रही है कि रिजल्ट उनके हाथों में सौंपना है। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हमें कोर्स ज्वाइन करवाया है, तो वो उम्मीद खत्म ना हो, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये रिवीजन वाला, जो कि वर्किंग कैपिटल चैप्टर पूरा फिनिश हुआ, आज का रिवीजन वाला पोर्शन यही खत्म करते हैं। अब कुछ एक दो टॉपिक हमारे और बचे। विद इन आई थिंक विद इन अ वीक आपके सारे टॉपिक 100% अपलोड हो जाएंगे, राइट। उसके बाद केवल और केवल पढ़ाई करनी है आप लोगों को और मुझसे डाउट पूछते हुए जाना है बिंदास। अगर इनमें कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ ऐसी है जो इलोबरेट करके आपको समझानी थी, नहीं समझ आई, अब मेरा नंबर है ही आपके पास, आप मुझे टेलीग्राम या फ़ोन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसको टाइमली रिप्लाई कर पाऊँ, ताकि आपका लेक्चर्स अफेक्ट ना हो, आपके सब्जेक्ट के कंसेप्ट अफेक्ट ना हो, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले रिवीजन के वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।